नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदी की कॉपी कैसे चेक होती है। हिंदी की जो कॉपी है वो टॉपर लोग कैसे लिखते हैं ताकि उनको बहुत ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं और हमें कम मार्क्स मिलते हैं। देखिए, एग्जाम में पढ़ के तो हर कोई जाता है, लेकिन सफल वही होता है जो अच्छे ढंग से अपनी कॉपी लिखता है। तो टॉपर लोग ऐसा क्या लिखते हैं कॉपी में, किस ढंग से लिखते हैं, आज हम इसी बात को समझने वाले हैं। आप देख सकते हो कि मेरे पास 2019 का पेपर है और 2019 की कॉपी भी है। ये किसी टॉपर की कॉपी है। हम इसी को देख के समझेंगे कि हमें एग्जाम में कैसे लिखना है जिसके तहत हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो ये मेरे पास 2019 का पेपर है कि नहीं। अब इस पेपर, देखिए जो पेपर है ना, उस पेपर के जो पैटर्न है वो बदल चुका है। 2019 का पैटर्न बिल्कुल अलग था और 2021 का भी जो आने वाला है उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। लेकिन जो एक शिक्षक की मानसिकता होती है ना, वो नहीं बदलती। शिक्षक पहले भी पेपर उसी प्रकार से चेक करता था, आज भी उसी मानसिकता के साथ चेक करेगा। ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि पैटर्न भले ही अलग हो, लेकिन हमें अपना प्रस्तुत करने का ढंग कैसा रखना है वो हम आज यहाँ से सीखने वाले हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है गद्यांश दिया हुआ है कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। सेम क्वेश्चंस या आपको भी है, ये वाला क्वेश्चंस तो आपको भी है। यहां पे आप देखिए इन्होंने कैसे इन 3 प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं अच्छे से। उपयुक्त गद्यांश को शीर्षक लिखी। पहले इन्होंने गद्यांश पढ़ा, अब इस गद्यांश का शीर्षक देना है। इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से लिखा। देखिए शीर्षक को अंडरलाइन किया है, फिर यहां पर शीर्षक लिखा आधुनिक काल में नारी, इसको भी इन्होंने अंडरलाइन किया है। इसका मतलब क्या कि जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो जो महत्वपूर्ण शब्द है, उसको क्या करना है, हमको अंडरलाइन करना है। क्या करना है? अंडरलाइन। चाहे पेंसिल से करो या पेन से करो, जैसे भी करो, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, उनको करना है अंडरलाइन। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जो शिक्षक होता है ना, उसको बहुत ज्यादा एक साथ में बहुत सारी कॉपियां चेक करनी रहती है। तो बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं जो अपनी कॉपी में सही राइटिंग नहीं निकालते, जिसके कारण उस टीचर को थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है कि भाई क्या कैसे, एकदम मतलब होती है, थकान होती है ना, दिमाग को भी तो थकान होती है ना। तो उसी प्रकार जब अगर आप उसी, मान लीजिए आपके पहले किसी एक ऐसे बच्चे का पेपर शिक्षक ने चेक कर दिया जिस बच्चे ने बहुत ही घटिया लिखा था, उसके बाद जैसे ही आपका पेपर आया और आपने भी, टीचर जब पेपर चेक कर रहा है और उसको पेपर चेक करते समय सहजता नहीं हुई, मतलब आपका पेपर चेक करते समय उस शिक्षक को सहजता नहीं हुई, तो सीधी सी बात है आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इस समय शिक्षक को क्या सहज महसूस करवाना है, क्या महसूस करवाना है? सहज, कि भाई बड़े अच्छे ढंग से, बड़े आसानी से एक शिक्षक पेपर चेक कर दे बिना किसी रुकावट के। मतलब कि अपनी ओर से टीचर को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत न पड़े, हम ही उसको सारा कुछ मिला के दे दे कि देख भाई हमने यहाँ पे ये वाला लिखा है, अंडरलाइन किया हुआ, ये इसका आंसर सही उत्तर है, तू सिर्फ इसको पढ़, बाकी को मत पढ़, चलेगा। तो शिक्षक वही करेगा, जो जो अपना अंडरलाइन किया है वही पढ़ता जाएगा, उस पर ही उसकी सबसे पहली नजर जाएगी और वो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देता जाएगा। तो बाकी चीज आपकी पढ़ेगा नहीं, मतलब पढ़ेगा लेकिन इतनी विस्तार से नहीं पढ़ेगा। तो सबसे पहली बात कि आप जो भी लिखो, जो भी महत्वपूर्ण शब्द हो, उसके नीचे क्या कर लो? अंडरलाइन कर दो। जैसे कि इन्होंने दूसरा, देखिए जो दूसरा प्रश्न क्या है, नारी आत्मविश्वास से कैसे भर गई, तो इन्होंने शिक्षा के प्रचार से नारी आत्मविश्वास से भर गई, तो इन्होंने इसको बकायदा अंडरलाइन किया है। तो अंडरलाइन करने की समझ आपको पता चली कि हम जो भी लिखेंगे उसको अंडरलाइन करेंगे, जो उसका महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद ये तो जो थे वो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे। अब देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखोगे तो इन्होंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 4.5 लाइन लिखी है, लगभग 4 लाइन लिखी है। इनकी जो राइटिंग है वो बड़ी बड़ी राइटिंग है। बड़ी बड़ी राइटिंग से एक फायदा ये होता है कि उत्तर छोटा हो, लेकिन अगर राइटिंग बड़ी बड़ी हो ना तो उत्तर बड़ा दिखता है, लाइन ज्यादा भर जाती है। तो इसका एक फायदा होता ही है कि अगर आपकी राइटिंग बड़ी है तो आप फायदा उठाइए, नहीं छोटी राइटिंग है थोड़ी बड़ी करके लिखिए, कोशिश कीजिए अच्छी लिखे बड़ी करके, है कि नहीं। और खुला खुला लिखिए ताकि टीचर जो है बड़े आसानी से पढ़ सके और आपकी लाइन थोड़ी ज्यादा भर जाए, फायदा तो होता ही है ना। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने 2 मार्क्स के लिए कितने 4 लाइन के आसपास उत्तर लिखा है। आप भी 2 मार्क्स का है तो 3.5, 4, 4.5 लाइन, 5 लाइन तक भी उत्तर लिख सकते हो बिना किसी हिचक के। ठीक है। इसके बाद कविता पे आते, देखिए यहां पे इनको पद्यांश को पढ़ करके उत्तर लिखना था। ठीक है ना। तो इन्होंने पद्यांश को पढ़ा, उत्तर लिखा। कविता का क्या, यहां पे देखिए क्या है, पहला प्रश्न क्या है
कविता को कैसे आदमी को जगाने की बात कही गई है, मतलब कविता में किस प्रकार के आदमी को जगाने की बात कही गई है। तो इन्होंने क्या लिखा है, सपनों में खोए हुए को, बस इतना इन्होंने सिर्फ इसको अंडरलाइन किया, बाकी शिक्षक को पढ़ने की जरूरत नहीं, सपनों में खोए हुए को। ठीक है, 1 मार्क्स, तुरंत 1 मार्क्स दे देगा, है कि नहीं। दूसरे क्वेश्चन पे आइए, आदमी को वक्त पर क्यों जगाना आवश्यक है। इन्होंने देखिए क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे आदमी को वक्त पर जगाना इसलिए आवश्यक क्योंकि आगे क्या लोग इससे आगे निकल, यहाँ पे कट चुका है, इन्होंने आगे कुछ लिखा था, यहाँ पे जो है कट चुका है, आगे इन्होंने कुछ लिखा था, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया, शिक्षक ने अंडरलाइन, जो टीचर चेक करने वाला था इसने अंडरलाइन किया था कि देखो इसको अंडरलाइन करना जरूरी था, मतलब शिक्षक ने पहले से कि हाँ ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको इसने अंडरलाइन नहीं किया तो टीचर ने उसको अंडरलाइन कर दिया, है कि नहीं। तो घबरा कर कार्य करेगा, मतलब इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हो। तो 2 चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपकी राइटिंग बड़ी बड़ी है तो अच्छे से ढंग से लिखिए ना, थोड़ा खुला खुला लिखिए। और दूसरी बात, हर महत्वपूर्ण शब्द के नीचे अंडरलाइन करना है, चाहे पेंसिल से करो या पेन से करो, है कि नहीं। 2 मार्क्स के लिए इन्होंने कितना बड़ा उत्तर लिखा है, पे देखिए यहां पे इन्होंने 2 मार्क्स के लिए करीबन 4 लाइन का उत्तर लिखा है, ठीक है ना। और इन्होंने महत्वपूर्ण लाइन को यहाँ पे क्या अंडरलाइन नहीं किया था, ठीक है। तो शिक्षक ने वो कमी पूरी कर दी पेपर चेक करने वाले ने। इसके बाद खंड 2 पे आइए। खंड 2 इनका क्या था, खंड 2 इनका था निबंध। 300 शब्दों में निबंध लिखना है, 8 मार्क्स का इनको निबंध है। आपको भी निबंध है कि नहीं। तो इनको भी निबंध दिए गए थे। अभी इन्होंने कौन सा निबंध चुना है, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, इन्होंने ये सेकंड वाला निबंध लिया है। तो इन्होंने निबंध कैसे लिखते हैं वो देखते। देखिए मैंने आपको निबंध का फॉर्मेट तो बताया हुआ है पहले से ही, आप उसको फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा फॉर्मेट है निबंध का वो, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया कि निबंध का टॉपिक भी लिख दिया, साथ में सभी नीचे पॉइंट भी लिख दिया। आप ऐसी गलती मत करना, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, कुछ हाथ में आने वाला है नहीं लिखोगे तो भी ये चलेगा। सीधा बात देखिए, इन्होंने यहाँ पे एक और गलती कर दी कि यहाँ पर अगर ये टॉपिक डाल देते, जैसे कि ये टॉपिक लिखा है आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, यहाँ पे इसको अगर डाल देते ऊपर टॉपिक अच्छे से कि आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, तो ज्यादा अच्छा होता कि भाई ऊपर टॉपिक लिख दिया, उसके बाद नीचे निबंध लिखे हुए, तो ज्यादा एक अच्छा होता, है कि नहीं। इन्होंने प्रस्तावना लिखा, प्रस्तावना बड़ी अच्छी लिखी इन्होंने, है कि नहीं। करीबन कितने 2 मतलब आधे पेज की प्रस्तावना लिखी, लगभग कितने आधे पेज की लिखी है कि नहीं। तो आप भी प्रस्तावना आधे से 1 पेज की लिखिए, ज़्यादा अच्छा होगा। आतंकवाद के उद्देश्य इन्होंने बताए हैं, क्या क्या उद्देश्य सब इन्होंने देखिए कितने मस्त ढंग से बताया है। देखो इन्होंने यहाँ पे आतंकवाद के उद्देश्य में पॉइंट भी लिखे, ए पॉइंट बी पॉइंट। आप ए बी सी मत लिखिए, आप 1 2 3 ऐसा लिखिए, या अ ब क लिखिए, इस प्रकार से लिखिए। ए बी सी फिर अलग हो जाएगा, लेकिन हाँ आप लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अ ब क लिखोगे या 1 2 3 4 लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इन्होंने यहाँ पे पॉइंट भी लिखे, देखिए आप भी इस प्रकार से निबंध में पॉइंट डाल के लिख सकते हो। इसके बाद आतंकवाद को नियंत्रित करने के उपाय इन्होंने क्या क्या दिखे, देखिए यहाँ पे वापस इन्होंने पॉइंट डाले हैं, ए बी सी, इस प्रकार से इन्होंने पॉइंट डाले हैं। और उपसंहार में इन्होंने देखिए क्या लिखा है, उपसंहार, है कि नहीं। लास्ट में लिखा है मेरा भारत महान। तो आप भी इस प्रकार के जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, उनका उपयोग कर सकते हो निबंध लिखने में। मैंने निबंध की एक पहले से बहुत अच्छी वीडियो बना के रखी है, आप उसको अवश्य देखिए, बहुत ज़्यादा आपको इससे फायदा मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन 2 दिया हुआ है इनको, दो में से कोई एक करना है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आते हैं पत्र लेखन पे। तो इन्होंने पत्र देखिए कौन सा वाला लिखा है, पहला वाला लिखा है, स्वयं को तहसीलदार भिंडर मानते हुए अपने तहसील के जनसंकट के कारण जल व्यवस्था हेतु अतिरिक्त बजट की मांग के लिए अपने जिलाधीश उदयपुर को पत्र लिखे। मतलब स्वयं को क्या मानना है, तहसीलदार मानना है, अपने जो जिलाधीश है, जो कलेक्टर है, उसको पत्र लिखना है बजट के लिए, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे यही पत्र लिखा है, देखिए पत्रांक लिखा, ऊपर प्रेक्षक लिखा, प्रेक्षित लिखा, मैंने आपको सब ये बताया हुआ है, ठीक है। और विषयक लिखा, तो विषय के नीचे अंडरलाइन किया, है कि नहीं। और पूरा ये लिखा इन्होंने, और नीचे जो है दिनांक लिख दिया, धन्यवाद लिख दिया, और भवदीय ये सब लिख दिया, ठीक है। तो मैंने ये तो आपको अच्छे से बताया हुआ है, आप उसी को फॉलो कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा वो भी, है कि नहीं। इसके बाद आते हैं खंड 3 पे। खंड 3 जो है वो पूरा ग्रामर का सेक्शन है। आपको जो ग्रामर का सेक्शन है वो तो आपका MCQ में ही पूरा हो गया, फिर भी हम देख लेते, देखिए इन्होंने कैसे किया है।
पहले तो पूछता था कि क्रिया क्या है, वो सब आपको भी पूछने वाला है नहीं, कारक बताइए, है कि नहीं, समास जो भी। देखिए अभी आपको सिर्फ समास पूछेगा। कैसे पूछेगा समास, कि एक समास दिया, मान लीजिए गजानन, तो इस गजानन का कौन सा समास आपको बताना होगा, है कि नहीं। छटकौन, छटकौन का कौन सा समास है आपको वो बताना होगा, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले पूरा विग्रह करके अच्छे से लिख के बताना था। ये देखिए, और अभी तो आपको नीचे 4 ऑप्शन भी दिए मिलेंगे, उसमें से आपको लिखना है। शुद्ध वाक्य देखिए इन्होंने लिखा है कि नहीं। अभी हाँ देखिए, आपको मुहावरों का अर्थ दिया हुआ है, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13। तो यहां पे आते हैं, तो क्या अगर मगर करना, पहला मुहावरा क्या है, अगर मगर करना, इनका सिर्फ अर्थ लिखना है। तो अगर मगर करना क्या अर्थ लिखा है, बहाने बनाने की, बहाने बनाना क्या, नीचे अंडरलाइन इन्होंने किया हुआ है। दूसरा क्या है, आप से बाहर होना, मतलब आपे से बाहर होना, तो इन्होंने क्या लिखा है, वश में न होना, अर्थ लिखा, 1-1 मार्क्स मिल गया खटाक से, ठीक है। इसके बाद लोकोक्ति है, देखिए लोकोक्ति, अंधेर नगरी में चौपट बाजा। देखिए यहां पे लोकोक्ति कितने, 1 मार्क्स की लोकोक्ति इनको मिली थी, ठीक है ना। तो अंधेर नगरी में चौपट बाजा अर्थ क्या हो गया, अयोग्य प्रशासन। प्रशासन की जगह प्रशासक होता तो ज्यादा अच्छा लगता है, इन्होंने गलती कर दी, लेकिन चलता है, अयोग्य प्रशासक होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। इसके बाद खंड 4 पे देखिए, खंड 4 पे क्या दिया हुआ है, पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना है। इन्होंने कुछ अलग ढंग से, मतलब अलग तो नहीं लेकिन एकदम अच्छे फॉर्मेट से इन्होंने इसकी व्याख्या की है। पहले तो इन्होंने क्या किया, संकेत लिख दिया। संकेत मतलब ये जो दिया हुआ है ना, ये इसी को इन्होंने संकेत के फॉर्म में लिख दिया। जैसे कि बुझत श्याम, तो इन्होंने स्टार्टिंग में बुझत श्याम लिख दिया, फिर कॉमा कॉमा करके लास्ट में लिख दिया राधिका भोवी। आप ये संकेत लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कठिन शब्दार्थ लिख दिया कि इसमें शब्दार्थ कौन कौन से हैं, ये सब आपको लिखने की आवश्यकता वैसे है नहीं, ठीक है। ये कितने मार्क्स का, इनको 6 मार्क्स का, आपको भी 6 मार्क्स का ही है ये संदर्भ वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद संदर्भ लिखा है, इसके बाद प्रसंग लिखा है। संदर्भ का मतलब ये कौन से पार्ट से लिया गया है, किस कवि ने लिखा है वो, और प्रसंग मतलब कि इस जो लाइन है, इस लाइन में कौन सा प्रसंग हमें दिखाई देता है। मैंने आपको संदर्भ और प्रसंग दोनों एक करके बताया हुआ है। दोनों एक लिखते तो भी चलता है, अलग अलग लिखते तो भी चलता है। आप दोनों एक ही लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अलग अलग लिखोगे तो भी अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने व्याख्या की। देखिए यहां पे एक बात ध्यान दीजिए कि कवि का नाम हो गया, कौन सी बुक से लिया हुआ है कि नहीं, कौन सा गीत है, इस सबको इन्होंने अंडरलाइन किया है। इसके बाद प्रसंग में देखिए, श्री कृष्ण का प्रथम मिलन का वर्णन, राधा और श्री कृष्ण, देखिए इन्होंने अंडरलाइन किया है। आप ध्यान दीजिए, एक टॉपर की विशेषता यही होती है कि वो हर प्रश्न के नीचे कुछ ना कुछ ऐसी लिख जाता है, मतलब अंडरलाइन कर देता है, ताकि पता चले शिक्षक को पेपर चेक करने में बड़ी आसानी होगी। शिक्षक अंदर से खुशी महसूस करेगा तो ज्यादा मार्क्स देगा। आपको भी यही करना है, ठीक है ना। व्याख्या देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी व्याख्या की है कि नहीं, व्याख्या लिखी है। विशेष में इन्होंने 5 पॉइंट लिखे, मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, ठीक है ना। इसके देखिए यहाँ पे इन्होंने रस, श्रृंगार रस लिखा है, माधुर्य गुण लिखा है। मैं भी आपको चाहता तो रस और गुण पढ़ा सकता, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं और आप 1-1, 2-2 मार्क्स के लिए वो पढ़ेंगे तो आपका दूसरा सिलेबस पीछे छूट जाएगा। तो उसकी जगह मैंने आपको शब्द शक्ति बता दिया है, आप उस शब्द शक्ति को पढ़ लीजिए। शब्द शक्ति मिला के आपके 4 पॉइंट हो जाएंगे, और 4 पॉइंट या 5 पॉइंट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट लिखने होने चाहिए। तो 4 पॉइंट कम नहीं होते, बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। यही देखिए, यहीं पे यहाँ पे इन्होंने इनको 2 प्रसंग दिया हुआ, 2 में से कोई एक करना, तो इन्होंने पहला वाला किया। इसके बाद गद्यांश पे आ गए, तो गद्यांश में 2 में से कोई एक करना था, इन्होंने कौन सा किया, ईर्ष्या से बचने का उपाय, ठीक है। ये सेकंड वाला इन्होंने यहाँ से किया है। तो सबसे पहले इन्होंने वापस संकेत लिख दिया। संदर्भ देखिए, संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर लिखा, मतलब नाम कवि का लिखा, बुक का नाम लिखा, पाठ का नाम लिखा, ये सब इन्होंने लिख दिया है। आप भी ऐसा कीजिए, अवश्य कीजिए। प्रसंग भी लिखा है, व्याख्या भी की हुई है। विशेष में देखिए क्या लिखा है, देखिए उन्होंने कविता में जब पद्यांश की बात हुई थी तब 5 विशेष लिखे थे, यहाँ पे इन्होंने 3 ही लिखे हैं। तो मैंने तो आपको 4 बताया, वो 4 आप हर जगह अप्लाई कीजिए ना, और बिंदास अप्लाई कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सहज, सरल एवं प्रभावपूर्ण है। प्रस्तुत गद्यांश में तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अभी आप ये सब पढ़ने जाओगे बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश में ईर्ष्या से बचने का उपाय का वर्णन किया गया है। ये चलो ये ठीक है, ये तो अपना सप्रसंग व्याख्या हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे बड़े बड़े प्रश्न आते हैं कि 2 में से कोई, मतलब 200 शब्दों की सीमा में लिखने हैं, 2 में से कोई एक को करना है कि नहीं। तो यहां पे इन्होंने देखिए, ये 6 मार्क्स का प्रश्न है, इन्होंने इतना लिखा, देखिए आधा पेज और ये आधा पेज,
देखिए यहाँ पे ये चाहते तो इसको अंडरलाइन कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। आप ऐसी गलती मत कीजिए, आप अंडरलाइन करते जाइए इन शब्दों को, ताकि शिक्षक को पेपर चेक करने में थोड़ी आसानी हो, सहज महसूस हो उसको, ठीक है। इसके बाद लोक संत पीपा या फिर जो ये शिक्षा प्रणाली वो भी होने के कारण, मतलब इन दोनों में से कोई एक करना है, तो इन्होंने भी यहाँ पे दोनों में से कोई एक ही किया है। कौन सा किया है? लोक संत पीपा का जीवन इन्होंने लिखा है। हालांकि लोक संत पीपा जी के बारे में आपको सिलेबस से भी काट दिया गया है, तो आपको वो नहीं लिखना, लेकिन आप एक देख लीजिए कि कवि का परिचय इन्होंने कैसे दिया है। मतलब यहाँ पे कवि का परिचय देना है, तो इन्होंने देखिए कैसे अच्छे ढंग से दिया हुआ है। उन्होंने कौन सी शिक्षा ली, शिक्षा के बारे में लिखा, पूरा जीवन चरित्र लिखा है कि नहीं। इसके बाद कहाँ से पढ़ाई की थी वगैरह, कितने पढ़े थे, उनका जीवन कैसा था, वो सब यहाँ पे इन्होंने लिखा है। जन्म कब हुआ था, ये सब उन्होंने लिखा है, ठीक है ना। तो आप भी ये सब कुछ लिखिए, उन्होंने कौन कौन से साहित्य लिखे थे, कौन कौन सी कहानियां, कौन कौन सी कविताएं, आप सब लोगों को ये सब लिखना तो है ही है, जब कवि का परिचय आपसे पूछा जाए। इसके बाद 40 से 50 शब्द में आपको उत्तर लिखना है कि नहीं। हर एक 2-2 मार्क्स का है। 40 से 50 शब्द मतलब 4 से 5 लाइन, 4 से 5 लाइन हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हालांकि आपको सोवठा वगैरह इस बार है नहीं, तो यहाँ पे यहाँ पे सोवठे का अर्थ पूछा गया था, तो वो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे सब महत्वपूर्ण लाइन को इन्होंने अंडरलाइन नहीं किया, शिक्षक ने कमी पूरी कर दी थी वहाँ पे, तो आप अंडरलाइन कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और अभी लगभग पूरा होने को आ गया है। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 पे आइए। 27 पे देखेंगे तो 1 मार्क्स का है। इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, इन्होंने एक नायिका देखी, इसको अंडरलाइन किया है, इसको अंडरलाइन किया है, इसको अंडरलाइन किया है कि नहीं। इसके बाद जब कवि का परिचय देने की बारी आई कि भाई इन दोनों में से किसी एक कवि का परिचय दीजिए, महाकवि निराला का परिचय दिया है, तो देखिए कैसे दिया है, जीवन परिचय, स्टार लगाया है, बॉक्स बनाया है, यहाँ पे देखिए बॉक्स बनाया है, ये स्टार लगाया है कि नहीं। अच्छे से जन्म लिख दिया है, अच्छे से जो निधन कब हुआ वो भी लिख दिया है। साहित्य परिचय ने दिया, कौन कौन से साहित्य अपने जीवन में लिखे हैं। इसके बाद कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की है कि नहीं, तो ये सब भी आपको करना है। इसके बाद इन्होंने देखिए कवि देव का परिचय, तो वो भी वही सेम किया, कवि का परिचय लिखा है और साहित्य परिचय लिखा है। अंत में एक प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 30। इसमें आपको हालांकि 5 पूछेगा, इसमें आपको 4 भी पूछा गया इस साल। तो ये जो सिंबल है, ये जो संकेत, इनका अर्थ आपको बताने का रहता है। तो देखिए इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने पहला लिखा है और पहले चित्र का अर्थ क्या है वो बताया कि एक की ओर रास्ता के संकेत है कि नहीं। देखिए एक की ओर जाने का संकेत है, दूसरी ओर आने का संकेत नहीं है, सिर्फ जाने का है, आने का नहीं है। इसके बाद साइकिल पर प्रतिबंध, यहाँ पे देखिए साइकिल है, साइकिल पर क्या है, प्रतिबंध है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइकिल पर प्रतिबंध है कि नहीं। तीसरा क्या, हॉर्न पर प्रतिबंध है, यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते, तो इस चिन्ह हॉर्न पर प्रतिबंध है, अर्थात उस क्षेत्र में हॉर्न पर निषेध है, मतलब आसपास स्कूल या हॉस्पिटल है तभी यहाँ पे हॉर्न पर प्रतिबंध होता है। तो 2 मीटर क्या है, चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा है, तो ठीक है, आप देखिए 2 मीटर चौड़ा होगा, तो चौड़ाई की सीमा कितनी है, 2 मीटर की है। तो आज हमने देखा कि टॉपर किस प्रकार से कॉपी लिखता है, एक टॉपर किस प्रकार से अपनी कॉपी की प्रस्तुति करता है। हालांकि इनकी जो इतनी अच्छी राइटिंग नहीं थी, अगर आप अच्छी राइटिंग निकालेंगे तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। थोड़ा दूर दूर लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिए, उत्तर बड़ा बड़ा दिखेगा और आपके मार्क्स मिलने लग जाएंगे, मतलब अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। कुल मिला के बात यही है। पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आप लिखो महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन कीजिए। ये सबसे बड़ी ट्रिक है, टिप्स है, जो आप इसको समझो वही है अंडरलाइन करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।